जा रहे। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको जो गृह कार्य दिया था वो भी आपने पूरा कर लिया होगा और प्रतिदिन आप लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। तो अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। कक्षा 4 पाठ 10 महत्तम समापवर्तक। बच्चों, महत्तम समापवर्तक जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानें जिससे हमें पता चले कि क्या क्या हमें पहले से जान लेना चाहिए। तो मैं कुछ 12 गेंदें या 12 बॉल्स को ऐसे कुछ तरीकों में बांटना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से हम बांटते हैं या किस तरीके से हम अपवर्तक निकालते हैं। तो देखिए, ये हमने एक पहला तरीका अपनाया जिसमें मैंने क्या किया, कितनी बॉल्स ली हैं। देखिए कितनी गोलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कुल कितनी गोलियां हैं, 12। बिल्कुल ठीक इस तरीके से। और देखिए ये जो 12 गोलियां मैंने ली हैं ये कितनी रो में है, एक पंक्ति में मैंने इनको रखा है, अर्थात एक पंक्ति और 12 गोलियां। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी हुई यहाँ पर, 1, और गोलियों की संख्या 12, और क्योंकि एक पंक्ति है तो 12 गुणा 1। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने दूसरा तरीका अपनाया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 2 पंक्तियां बना ली, बिल्कुल ठीक इस तरीके से। वही यहाँ भी दिख रहा है। अब हमने क्या किया कि 2 पंक्तियों में उन 12 गोलियों को बराबर बराबर बांट दिया। बांटना हमें उसी तरीके से है कि प्रत्येक पंक्तियों में गोलियों की संख्या बराबर हो, किसी में भी कम या ज्यादा ना हो। तो देखिए पहली पंक्ति में भी 6 गोलियां हैं और दूसरी पंक्ति में भी 6 गोलियां हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, 1 2 हुई। और प्रत्येक पंक्ति में गोलियां कितनी हैं, 6। तो इसमें कुल गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही 6 गुणे 2 अर्थात 12। इसके बाद हम अपने तीसरे तरीके पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने अब उन 12 गोलियों को 3 पंक्तियों में बांट दिया है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, 3 बराबर पंक्तियों में बांट दिया है। और प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या कितनी है, 4। हाँ देखिए 1 2 3 4। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई, 3, और प्रत्येक पंक्ति में गोलियां कितनी हैं, 4। तो गोलियों की कुल संख्या कितनी हुई, वही 12 जो हम बांटते आ रहे हैं। हर बार 12 गोलियों को हम अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। अब हम अपने अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हम कितने तरीके से अलग अलग तरीकों से इन गोलियों को बांट पाएंगे। अब हमने एक और नया तरीका निकाला कि अब हम ऐसे बांट के देखते हैं। और देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से किया है। और इसमें हमने क्या किया है, इस बार कितनी पंक्तियां ले ली, पहले हमने क्या किया था, एक पंक्ति बनाई, फिर 2 पंक्ति बनाई, फिर 3 पंक्ति बनाई, और इस बार हम 4 पंक्तियां बना रहे हैं। तो 4 पंक्तियां देखिए, 1 2 3 4, हमने 4 पंक्तियां बनाई। और चारों पंक्तियां बनाने के बाद भी प्रत्येक पंक्ति में देखिए बराबर गोलियां हैं। इसमें भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं और यहाँ पर भी 3 हैं। प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या 3 है। पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, 4, और प्रत्येक पंक्ति में गोलियां कितनी हैं, 3 गोलियां हैं। और गोलियों की कुल संख्या वही 12 जो हम बांटते आ रहे हैं। अब अगले तरीके पर बढ़ते हैं, क्योंकि एक पंक्ति बना ली, 2 बना ली, 3 बना ली और 4 बना ली। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन 5
पंक्तियों में इन 12 गोलियों को रखें तो क्या होता है। देखिए, हमने 5 पंक्तियां बनाई, 1 2 3 4 और 5 पंक्तियां हमने यहाँ पर बना ली। लेकिन ये क्या, आप लोग ध्यान से देखिए कि अब इस बार क्या हुआ है कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या बराबर नहीं है, किसी में ज्यादा है किसी में कम। पहली और दूसरी पंक्ति में कितनी है, 1 2 3, 3 गोलियां हैं, और बाकी की पंक्तियों में 2 गोलियां हैं। लेकिन ये तो हमारा नियम नहीं था। हमने क्या कहा था कि हमें गोलियों को इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या बराबर हो, और ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। तो अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या तो 5 है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या बराबर नहीं है। तो ये तरीका हम नहीं ले सकते। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने किया ये, देखिए, और कितनी पंक्तियां हमने इस बार बनाई हैं, चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इस बार हमने 6 पंक्तियां बनाई, और जब हमने 6 पंक्तियां बनाई तो हमारी 6 पंक्तियां बनाने के बाद उसमें प्रत्येक पंक्ति में कितनी गोलियां हैं, 1 2, प्रत्येक पंक्ति में 2 गोलियां हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, प्रत्येक पंक्ति में गोलियां कितनी हैं, 2। तो टोटल कितनी हो गई, कुल गोलियां कितनी हो गई, 12। देखा, आपने ये भी बहुत अच्छे से कर लिया है। चलिए अब और एक तरीका देखते हैं बढ़ पाती है या नहीं। तो देखिए, अब हमने क्या किया है, ये देखिए, इस बार मैंने ये अपनाया, यानी कि इस बार मैंने कितनी सारी पंक्तियां बनाई हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस बार मैंने 12 पंक्तियां बनाई, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी गोलियां हैं, 1। इस बार प्रत्येक पंक्ति में 1 गोली है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई, 12, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी गोली है, 1। तो यहाँ पर कुल कितनी गोलियां होंगी, 12। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने क्या किया कि पहले 1 पंक्ति बनाई थी, फिर 2 पंक्ति बनाई, उसके बाद 3 पंक्ति बनाई, फिर 4 बनाई, हमने 5 भी बनाई थी, जो सही नहीं था, जिसमें हम बराबर हिस्सों में नहीं बांट पा रहे थे। इसके बाद 6 बनाई, लेकिन उसके बाद आगे बनाई ही नहीं है। ऐसा क्यों किया? तो बच्चों, ऐसा हमने इसलिए किया है कि जिस तरीके से हमने 5 पंक्तियों में संख्या को बांटा था, उसी प्रकार आगे की जो पंक्तियां बनेंगी, मतलब अगर हम 7 पंक्तियों में बांटें, या फिर हम 8 में बांटें, या हम 9 में बांटें, तो उसमें भी प्रत्येक पंक्तियां तो बढ़ जाएंगी, लेकिन गोलियों की संख्या बराबर नहीं होगी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से इन संख्याओं को बांटेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए, अभी जो हमने इतना सारा काम किया है, यानी कि 12 को अलग अलग पंक्तियों में बांटा, उनके अलग अलग टुकड़े बनाए, तो वो सब क्या थे और वो हमें क्या प्राप्त हुए, आइए देख लेते हैं। हमने अब तक देखा कि 12 गोलियों को हमने कितने तरीकों में बांटा, 6 तरीकों में, 6 तरीकों में बांटा, और प्रत्येक समूह 12 का गुणनखंड था। ये जो भी हमने जितने भी तरीके अपनाए थे, जो पहला तरीका हमारा था वो क्या था कि 12 को हमने एक पंक्ति में बांटा था, तो उसको हमने लिखा था 1 गुणे 12। इसके बाद दूसरा हमने अपनाया था, उसको हमने लिखा था 12 बराबर 2 गुणा 6। इसके बाद जो तीसरा तरीका था वो था हमारा 12 बराबर 3 गुणा 4, अर्थात हमने उसको 3 पंक्तियों में विभाजित किया था। इसके बाद चौथा तरीका था 12 बराबर 4 गुणे 3, अर्थात हमने 4 पंक्तियों में उसको बांट दिया। इसके बाद 5वां तरीका था
कि 12 बराबर 6 गुणे 2 और हमने इसको 6 पंक्तियों में बांट दिया था। और जो आखिरी तरीका था वो था कि हमने उसको 12 पंक्तियों में बांटा और ये हमारा अंतिम तरीका था। लेकिन बच्चों, ये सब संख्याएं क्या हैं? देखिए, जैसे 12 है, 12 को हमने 2 भागों में बांटा यानी कि 1 गुणे 12, तो ये इसके अपवर्तक होते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या अपवर्तक मिले संख्या के? यहाँ पर हमें मिले हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी 12 के अपवर्तक हैं। इनको हम गुणनखंड भी कहते हैं। जो संख्याएं किसी संख्या को पूरी विभाजित कर दें, या अगर हम उसको उसमें भाग दे के देखें और हमें शेषफल 0 मिले, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? अपवर्तक होती हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तब होती है जब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल 0 हो। अब ये कैसे होगा? चलिए करके देख लेते हैं। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे हम ये ले लेते हैं 12 और इसको हम 2 से भाग करके देखते हैं। तो देखिए, तो यहां पर हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 0। तो इसका क्या अर्थ है कि 2 12 का गुणनखंड है या 12 का 2 अपवर्तक है। इसी तरीके से और देख लेते हैं। जैसे 6 देख लीजिए। चलिए 12 को 6 से करके देखते हैं। तो देखिए, यहां पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और आप सबको चेक करके देखेंगे। जैसे मैंने 2 निकाला है, चलिए एक और निकाल लेते हैं। जैसे इसको भी हम चेक करते हैं कि क्या ये भी 12 का गुणनखंड है, 12 का अपवर्तक है। तो देखिए, 12 को अब हम 4 से देते हैं भाग, तो 4 तिया 12, तो 4 भी 12 का अपवर्तक है। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से हम अपवर्तक निकालते हैं और किस तरीके से किसी भी संख्या को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करते हैं। अब हम जानते हैं कि अपवर्तक के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, और मुझे पता है आपको भी बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मालूम है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने 3 संख्याएं ली हैं और वो 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 6 और 14। और दूसरी तरफ मैंने इनके अपवर्तक लिखे। जैसे 3 का अपवर्तक क्या है? 1, 3। 6 का अपवर्तक 1, 2, 3 और 6। 14 का अपवर्तक 1, 2, 7 और 14। ये इनके अपवर्तक हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो लगभग समान है, जो आपको एक जैसा लग रहा हो? देखिए, प्रत्येक संख्या जितनी भी हमने संख्या ली है, 3 ली है, 6 या 14, प्रत्येक संख्या के जो अपवर्तक हैं उसमें प्रत्येक अपवर्तक में 1 उपस्थित है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। आप चाहे किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालें तो 1 उसका अपवर्तक होगा ही होगा। इसके बाद दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 का अपवर्तक 3 भी है, 6 का अपवर्तक 6 भी है और 14 का अपवर्तक 14 भी है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक संख्या स्वयं का भी अपवर्तक होती है। तो यहाँ पर अब तक हमने 2 बातें मोटी मोटी जान ली कि जब भी अगर हमें किसी संख्या का अपवर्तक निकालना हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कि 1 उसका अपवर्तक होना ही है और दूसरा वह संख्या खुद की भी अपवर्तक होती है, तो उसको भी हम लिख देंगे। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। ये जैसे मैंने अभी भी आपको करके दिखाया था कि प्रत्येक संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उसका पूर्ण विभाजक होता है।
तो वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं कि ये जो इसके अपवर्तक हैं क्या वो इसके पूर्ण विभाजक हैं। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 3 है और 3 को मैं 3 ही ले लेती हूं, तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो ये इसका पूर्ण विभाजक है। अब अगली संख्या हम ले लेते हैं, यहां पर क्या है 6, और 6 में आप इसमें से कोई भी एक अपवर्तक उठा के देखेंगे तो देखिए अब हम ले लिया 6 और 6 को चलिए अब हम 2 ले लेते हैं, तो 2 तिया 6। तो देखिए यहां पर भी हमको 0 प्राप्त हो रहा है, 0 अपवर्तक प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका भी हमें क्या अर्थ हुआ कि 2 भी क्या है, इसका एक अपवर्तक है। इसके बाद 14 का करके देख लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो 7 दूना 14। तो देखिए यहां पर भी हमें जो है शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि यहां पर 7 भी 14 का अपवर्तक है। किसी संख्या के अपवर्तक की संख्या सीमित होती है, इसका क्या अर्थ है। देखिए जैसे 3 के हमने अपवर्तक निकाले तो 3 के हमें कितने अपवर्तक प्राप्त हुए हैं, 1 2, 2 अपवर्तक प्राप्त हुए। 6 के हमें कितने अपवर्तक प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4, 6 के हमें 4 अपवर्तक प्राप्त हुए हैं। 14 के हमें कितने अपवर्तक प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 और 4। 14 के हमें 4 अपवर्तक प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा कि प्रत्येक संख्या के जितने भी हमें अपवर्तक मिले वो सीमित हैं, उनको हम गिन सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि 3 के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होंगे, 6 के सिर्फ 4 अपवर्तक होंगे और 14 के भी सिर्फ 4 ही अपवर्तक होंगे। तो किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। अब ये कैसे है, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने 3 के अपवर्तक निकाले तो 3 के अपवर्तक हमें मिले थे 1 और 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि या तो ये अपवर्तक 3 से छोटे हैं या 3 के बराबर हैं। इसी तरीके से 6 के हमें अपवर्तक मिले 1 2 3, या तो 6 से छोटे हैं और 6 या 6 के बराबर है। इसी प्रकार 14 के हमें अपवर्तक मिले 1 2 7 और 14, इसमें भी या तो 14 से छोटे हैं और या फिर 14 के बराबर हैं। अर्थात किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब तक यहाँ हमने जाना कि हमने किसी संख्या को कितने भागों में बांटा, उससे हमने निकाला कि हम अपवर्तक कैसे निकालते हैं। अब हम जानेंगे समापवर्तक के बारे में कि समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने 15 के कुछ अपवर्तक मैंने लिखे हैं। क्या हैं, 1 3 5 और 15, और इनको मैंने इधर भी लिखा है 1 3 5 और 15 ब्लू। इसके बाद मैंने 18 के अपवर्तक निकाले हैं। 18 के अपवर्तक हमें क्या प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 6 9 और 18 गुलाबी कलर में है। यहाँ पर भी हमने इसको लिखा है। तो 18 के अपवर्तक यहाँ पर क्या क्या है, 9 2 6 18 1 और 3। इसके बाद हमने क्या किया, 21 के अपवर्तक हमने निकाले और 21 के अपवर्तक हमें क्या प्राप्त हुए हैं, 1 3 7 और 21। ये अपवर्तक हमें प्राप्त हुए हैं जिसको हमने इधर भी लिखा है 1 7 3 और 21। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि इन तीनों में जो कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ अपवर्तक हो उसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे कि
1 15 के अपवर्तकों में भी है, 18 में भी और 21 में भी। ये तीनों में उभयनिष्ठ अपवर्तक है। 3 15 के अपवर्तक में भी है, 18 में भी और 21 में भी। ये भी तीनों के अपवर्तकों में उभयनिष्ठ अपवर्तक है। तो हमें यहाँ पर ये 2 अपवर्तक मिले जो तीनों अपवर्तकों में उभयनिष्ठ हैं। तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में ये दोनों जो संख्याएं हैं ये उभयनिष्ठ हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको देखते हैं। 1 और 3 ऐसे अपवर्तक हैं जो 15, 18 और 21 तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में सम्मिलित हैं, तीनों संख्याओं में वो उपस्थित हैं। अतः 1 और 3 तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक होंगे। अच्छा, जैसे कि समापवर्तक हम बोल रहे हैं, जिसको हम कॉमन फैक्टर्स भी बोलते हैं, तो समापवर्तक का मतलब ही देखिए क्या होता है। समापवर्तक अर्थात सम प्लस अपवर्तक, सम जमा अपवर्तक। ऐसे अपवर्तक जो एक जैसे हों, सम हो, समान हो, वो हमारे क्या होते हैं, समापवर्तक होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, तो हमें जो है 15 लिख देते हैं, तो 15, 18 और 21 के समापवर्तक हमें क्या प्राप्त हुए, 1 और 3, ये हमें प्राप्त हुए। यहां पर हमने अपवर्तक जान लिया, समापवर्तक जान लिया। अब हम महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने अपवर्तक निकाले थे, किसी भी संख्या के अपवर्तक निकाले थे। तो वही प्रक्रिया हम फिर से दोहराएंगे। हमें यहाँ पर 36 के अपवर्तक निकालने हैं। तो 36 के अपवर्तक देखिए कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये किसके अपवर्तक हुए, 36 के अपवर्तक। आप लोग भी घर पर ये सब करके देखेंगे। इसके बाद 54 के अपवर्तक क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। ये 54 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक हमें मिल गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं समापवर्तक। तो देखिए कौन कौन से इसमें समापवर्तक हैं। 1, 2, 3, 6 और 9, 18, ये भी एक है। तो ये इसमें क्या हुए, समापवर्तक। 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो 36 और 54 के समापवर्तक कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। देखिए बच्चों, जब भी हमें महत्तम समापवर्तक निकालना होता है तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी समापवर्तक हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा समापवर्तक होता है, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है, 18। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 18। तो चलिए लिख देते हैं, 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 18 होगा। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। गुणनखंड या फिर आप उसको अपवर्तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। वह गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो।
अब तक हमने देखा समापवर्त्य निकालना, फिर महत्तम समापवर्तक के भी हमने प्रश्न किए। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम एक इबारती प्रश्न भी हल करें और जानें कि हम उसका महत्तम समापवर्तक का अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए, पिताजी को टमाटर के 12 पौधे और बैंगन के 18 पौधे क्यारी की विभिन्न पंक्तियों में लगाने हैं। अधिक से अधिक एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएं कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर पौधे लगें और एक भी पौधा शेष ना रहे। आपने यहाँ पर अगर इस प्रश्न पे ध्यान दिया है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इन संख्याओं को हमें पंक्तियों में बांटना है और पंक्तियों में बांटना ऐसे है कि कोई भी एक शेष ना बचे, कोई भी पौधा शेष ना बचे, बिल्कुल बराबर बराबर बटे। अर्थात हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है दोनों संख्याओं का। लेकिन जब भी हम इबारती प्रश्नों को हल करते हैं तो मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन चीजों को लिखते हैं जो चीजें हमें दी गई हैं। तो क्या क्या दिया है आइए लिख लेते हैं। दिया है टमाटर के पौधे, कितने हैं 12। बैंगन के पौधे, अठारह। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालना होगा, अपवर्तक निकालने होंगे। तो आइए निकालते हैं। 12 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, इसके बाद 18 के अपवर्तक हम निकाल लेते हैं। तो वो क्या क्या होंगे? 1 2 3 6 9 और 18 ये होंगे। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें निकालना था समापवर्तक। तो इन दोनों संख्याओं में समापवर्तक क्या होंगे, जो कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो देखिए, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 6 ये इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। तो लिख देते हैं समापवर्तक हमें क्या मिला, 1 2 3 और 6। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है, 6। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक भी क्या हुआ, 6 हुआ। तो हमारी क्यारी में कितने पौधे लगेंगे अधिकतम, 6। चलिए, क्यारी में अधिकतम पौधे 6 लगाए जा सकते हैं। तो देखा बच्चों, कितना आसान है। महत्तम समापवर्तक को अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को भी देखने के रूप में। चलिए, अब हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारी दोनों संख्याओं के बीच में केवल एक अपवर्तक ऐसा होता है जो कॉमन होता है, तो वो हमारा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर हमें इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़े तो क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव
1 होता है। यहाँ पर हमने आज क्या निष्कर्ष निकाला? प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। 1 सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ तथा सबसे छोटा अपवर्तक होता है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है और सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। आपके ज्ञान को परखने के लिए ये एक प्रश्न है जिसको आप हल करेंगे। 9 के अपवर्तक पहले निकालेंगे जो मैंने लिखे हैं, यानी कि 1, 3 और 9। फिर 12 के आप अपवर्तक निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके बाद आप इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए समापवर्तक निकालेंगे 1 और 3, और इन दोनों में जो बड़ा समापवर्तक है वो है 3। तो हमारा